नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे बड़ी और सबसे खास चर्चा होगी अपने खास मेहमानों के साथ पश्चिम बंगाल को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस बीच जो एसआईआर की सुनवाई वहां पर चल रही है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें क्या क्या फर्जी खेला चल रहा है, एसआईआर को रोकने की कोशिश और उसके बाद एसआईआर के जरिए जो शुद्धिकरण हो रही है उसमें क्या क्या खेला खेला जा रहा है, इस पर खास चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। अजित पवार के निधन के बाद वहां क्या हो सकता है, उनकी जगह कौन ले सकते हैं, उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारी कौन संभाल सकते हैं, क्या दोनों एनसीपी गुट एक बार फिर से एक हो सकता है क्या, ये सारी बातें चल रही हैं, इस पर भी करेंगे बात। और इसके बाद तेलंगाना से एक चिंताजनक खबर। वहां फ्रीबी के दौर में मिड डे मील में बासी खाना परोस दिया गया एक स्कूल में, तो बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए। तो ये जो मॉडल है फ्रीबी वाला मॉडल, इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विकास के रथ पर सवार असम। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम को दी कई परियोजनाओं की सौगात। कहा असम को बनाएंगे बाढ़ मुक्त। ईयू के साथ एफटीए से असम को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू को देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने लगाया घोटाले का आरोप। भाजपा ने घोटाले पर कांग्रेस सरकार को लिए आड़े हाथ, लगाया जनता के साथ छल करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा में 8 लाख रुपए के इनामी। 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्य धारा में लौटने पर जताई खुशी। तेलंगाना के एक स्कूल के हॉस्टल में बासी खाने को मिड डे मील में परोसने के बाद, खाना खाने के बाद 26 छात्र अस्पताल में भर्ती। पहले भी आ चुकी है इस तरह की अव्यवस्था की शिकायतें। और भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते, आईएमएफ भी इस समझौते से हुआ गदगद। सकारात्मक विकास की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। कहा नीतिगत स्थिरता लाने में यह समझौता निभाएगा अहम रोल। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर अपने खास मेहमानों के साथ खास चर्चा जो करने वाले हैं वो है पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की सुनवाई चल रही है मतदाताओं के लिए और चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें क्या क्या फर्जी खेला चल रहा है। बहुत बड़ा बड़ा खेला चल रहा है इसमें। पहले पूरी रिपोर्ट जरा दिखाते हैं आपको और उसके बाद फिर इस पर खास चर्चा आज करेंगे। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल का दौरा शुरू हो रहा है। असम के बाद गृह मंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। तो चुनावी तैयारियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसआईआर पर ममता बनर्जी के कड़े रुख के बीच पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया का मुद्दा सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अवैध घुसपैठ की बात को सिरे से खारिज कर देती हैं और चुनाव आयोग पर उल्टा जेन्युइन वोटर के नाम काटे जाने का आरोप लगाती हैं। घुसपैठ पर लंबी सियासी चर्चा के बीच पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के लिए समय सीमा तय करते हुए यह आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को 31 मार्च तक भारत बांग्लादेश सीमा पर 9 जिलों में कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन आवंटित करनी होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इस जमीन के अधिग्रहण के लिए फंड तो पहले ही आवंटित कर दिया था और अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन राज्य की ममता सरकार ने बीएसएफ को अब तक जमीन का हस्तांतरण नहीं किया था। तो जाहिर है ये घुसपैठ को लेकर टीएमसी अब तो बीएसएफ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती।
पिछले ही महीनों से एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चल रही है और यह साफ हो गया है कि मतदाता सूची में भारतीय नागरिकों की पहचान करना चुनाव आयोग का कानूनी अधिकार है। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सुनवाई में फर्जी आरोप लगाकर टीएमसी लोगों में डर का माहौल बना रही है। तो हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने इस फर्जी खेल को ग्राउंड जीरो से इसका भंडाफोड़ किया है, खुलासा किया है। संदेश खली कि अगर हाटी और बयारमारी पंचायत में 5000 से भी ज्यादा लोगों के नाम के आगे लिखा था नॉर्थ इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत का नागरिक नहीं। अब हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी लिस्ट तो उन्होंने कभी बनाई ही नहीं। तो फिर किसने ये लिस्ट चिपका दी? क्या यह सिर्फ जनता में डर फैलाने की एक प्री प्लान्ड साजिश है क्या? आईएसएफ और बीजेपी ने इसके पीछे राज्य सरकार का हाथ बताया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई को लेकर हो रही परेशानी का ढिंढोरा चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को भ्रम में डालने के लिए यह सब कुछ पूर्व नियोजित है, प्लान्ड है? इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से यह साफ किया कि जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड अनमैप्ड हैं या जिनमें लॉजिकल विसंगतियां हैं, केवल उन्हें ही सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। कोई मतदाता भारतीय नागरिक है या फिर नहीं है, इसकी जांच करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह सूची कैसे तैयार हुई नॉट इंडियन सिटीजन वाली? इस पर उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। आरोप है कि संदेश खली के कई बीएलओ ने ऐसी फर्जी लिस्ट लगा रखी थी। तो पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी आरोप लगाया था कि आम जनता की परेशानी की यह पटकथा वास्तव में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा ही तैयार की गई है। सोमवार को ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिल्ली आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग के नाम पर वो अपनी तरफ से क्या क्या दलील रखती हैं। तो दलील तो ममता बनर्जी बाद में रखेंगी, कुछ बातें हम आपको सुनवा देते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हम 30% के किसी समुदाय के आदमी से झगड़ा करें तो वो तो रोज रोड बंद करेगा ही। सुनिए जरा एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का बयान। अगर हमारा 30% कोई कम्युनिटी का आदमी हो, हम झगड़ा करेगा तो वो रोज रोड अवरोध करेगा, वो आपको कंपनी बंद कर देगा, हमारा जीने हराम कर देगा। तो ऐसे 26% हमारा शेड्यूल कास्ट भी है, हमारा 6% ट्राइबल भी है। आप ट्राइबल का ऊपर देखो, एक भी चीज़ होता है ना तो रेल रोक करके बैठता है, वो नहीं उठता है। तो इसी के लिए हम तो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सब बराबर रहे, अपना अपना का माफिक, कोई किसी का बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई दंगा लगाने चाहते हैं वोट के लिए, लेकिन हमको रहने पड़ता है 365 दिन। ये बयान एक राज्य के मुख्यमंत्री का है जो कि वहां की गृह मंत्री भी हैं। यानी 30% आबादी हुई, जो चाहिए कीजिए, जैसे चाहिए रोड को रोकिए, ऐसा बयान। खैर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में जनता को संबोधित करते हुए घुसपैठियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को, कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। यह संदेश तो असम से था, लेकिन बंगाल के लिए भी यह बराबर का संदेश है। बराबर क्या, कहीं ज्यादा संदेश है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा
भारत बांग्लादेश सीमा पर, जिसमें तकरीबन 9 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, वहां फेंसिंग के काम के लिए जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी वो तत्काल करके 31 मार्च 2026 तक सूचित की जाए। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच में सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। उच्च न्यायालय का निर्णय एक प्रकार से उनकी नीतियों पर करारा प्रहार है। पूरे मामले पर जब हम आपको रिपोर्ट बता रहे थे तो उसमें हमने अपने संवाददाता के ग्राउंड रिपोर्ट का जिक्र किया था। वही रिपोर्ट अब दिखाते हैं। संदेश खाली में ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज के संवाददाता ने पश्चिम बंगाल सरकार के फर्जीवाड़े का किस तरह से भंडाफोड़ किया है, देखिए जरा इसको। चुनाव आयोग का साफ कहना है लिस्ट उन्होंने जारी नहीं किया, फिर लिस्ट आया कहां से? इसी बात का खुलासा करने के लिए हम पहुंच गए हैं बीएलओ महंत कुमार मुंडा के पास। महंत जी, ये लिस्ट आपको कैसे मिला? ईआरओ के पास से मिला। एईआरओ के पास से? हाँ। कब मिला? कौन एईआरओ है और कैसे मिला? मिला 2 दिन पहले व्हाट्सएप के जरा मिला गया अनुपम सिन्हा सर के पास से। एईआरओ का नाम है अनुपम सिन्हा। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला ऐसे कोई आदमी बस संस्था से ऑब्जेक्शन करा गया है और कुछ लोग डेथ है और ज्यादा से ज्यादा लोग। हाँ, हाँ। इंडियन सिटीजन नहीं है, यही ऑब्जेक्शन मिला है। वो तो झूठा इंजाम लगाया गया है। अच्छा, क्यों झूठा क्यों बोल रहे हैं आप? ये ऑब्जेक्शन करा गया है, वो लोग अभी तक जिंदा है, घूम रहा है इधर उधर। नहीं, उनको तो कहा गया कि नॉट इंडियन सिटीजन। वो तो मैं तो यही का आदमी हूँ, यहीं पे आप पले बड़े हैं। हाँ। बीएलओ का साफ कहना है कि जो लोगों का नाम इस लिस्ट में है वो यहीं के लोग हैं। तो फिर वही सवाल घूम फिर कर आ रहा है कि इरादा क्या था। राकिब के कैमरा पर्सन राकिब के साथ सौरभ दत्ता, डीडी न्यूज, कलकत्ता। सवाल तो इरादों पर ही है कि इरादा क्या है ऐसा खेला खेलने का। लेकिन लोग जो पश्चिम बंगाल के और खासतौर पर संदेश खली के जो लोग हैं उन्होंने न्याय की अपील की है, उनकी बात सुनिए। किसी को नॉट इंडिया सिटीजन लिख के दिया। ये लिस्ट कौन बनाया, किसने बनाया? वोट कमिश्नर जो है, हम उसका पास पूछना चाहते हो ये किसने किया? आप बोल रहे हैं जी मैंने नहीं किया, मैं इसके बारे में पता नहीं है। तो ये जवाब तो उसके पास से जनता चाहिए। चुनाव आयोग से चाहते हैं संशोधन तो होना चाहिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जांच करना होगा किसने इसको बनाया। जो इसको बना के पब्लिक डोमेन में डाल के यहाँ पे एक माहौल को खराब करने का ये तो माहौल खराब करने का कोशिश है। ये जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करना होगा। अगर नहीं, बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है वो घर घर जाके जिस के नाम पे नोटिस, मतलब ये लिस्ट में आया जिसका नाम, उनको बोल रहा है कि चलो इकट्ठा हो, जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो बड़ा बड़ा खेला सामने आ रहा है, ऐसा भी खेला जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। साथ में हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं, टीएमसी के समर्थक। बहुत बहुत स्वागत भास्कर जी आपका भी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। और जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई वो सौरभ दत्ता की रिपोर्ट आपने देखी। सौरभ दत्ता खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहले उन्हीं के पास चलता हूं। सौरभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट हमने देखी, इससे ये लगता है कि कुछ ऐसी भी गड़बड़ी हो गई जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। कुछ लोग तो हम लोग समझ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या खेला हो सकता है। ये तो एक अजीब तरह का खेला आपने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई है। ये बताइए इस खेला का मकसद क्या था? इतने लोगों को नॉट इंडियन सिटीजन ये करार देने का मकसद क्या था और खेला के पीछे कौन हैंडल घुमा रहा है, जरा ये बताइए।
लाल जी देखिए, ये बात जब चुनाव आयोग को पता चला, सीओ मनोज कुमार अग्रवाल को पता चला, तो वो भी एकदम से अचंभित हो गए। उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग कहीं पे जाके कौन किस देश का नागरिक है ये तय नहीं करता है। एसआईआर का ये मुद्दा नहीं है। एसआईआर का मुद्दा है कि कोई भी अवैध वोटर वोटर लिस्ट में ना रहे। तो उसमें कौन कौन देश का कौन नागरिक है ये जांच चुनाव आयोग नहीं करता है, और चुनाव आयोग ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया। इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत नॉर्थ 24 परगना का डीएम से एक रिपोर्ट मांगा है। और दूसरी और है, जब इस बात को खुलासा करने के लिए जब हम यहाँ तक पहुंचे, सुबह जब पहुंचे, एक एक घर गए, एक एक बासिंदा से मिले, गांव वाले से मिले, तो तब जाके हमने इस बीएलओ को ढूंढ निकाला और बीएलओ महंत मुंडा, उनसे बात हुआ। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास इंस्ट्रक्शन एईआरओ अनुपम सिन्हा ने दिया। एईआरओ अनुपम सिन्हा ने क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि एईआरओ ने सिर्फ इतना ही कहा कि एक एजेंसी ने कंप्लेंट डाला है, तो उस कंप्लेंट के हिसाब से ये लिस्ट तैयार हुआ है। अब जाके सवाल उठता है लाल जी, फॉर्म नंबर 7 को लेकर जब बीजेपी के लोग एईआरओ और ईआरओ के ऑफिस जा रहे थे, तब जाके हमने एक के बाद एक वीडियो देखा है, शायद पूरे बंगाल से देखा है, कि हर एक ईआरओ एईआरओ कह रहा है कि ऊपर वाला का कोई निर्देश नहीं है, आला का कोई निर्देश नहीं है, तो उनका निर्देश चाहिए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आप फॉर्म 7 जो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तब भी आप कहते हो कि कोई हायर अथॉरिटी का निर्देश नहीं है। तो यहाँ पे ये एईआरओ सज्जन, अगर बीएलओ सही बोल रहे हैं, अगर बीएलओ का दावा सही है, इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं जहां खड़ा हूं वो वीडियो ऑफिस है। मैं यहाँ से वीडियो से मिलने के लिए पिछले 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। वीडियो अपने ऑफिस में नहीं है, वीडियो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। समझ गया, एईआरओ के बारे में जांच करने के लिए। समझ गया। लेकिन आप ऐसे है ना सौरभ, आप छोड़िएगा नहीं, आप लगे तो रहिएगा, इतना तो हमें लगता है। जिस तरह से आप जुझारू के तौर पर लगे रहते हैं, मुझे लगता है आप उनसे बात करने की कोशिश करते रहिएगा। अगले स्लॉट में फिर आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, जो सौरभ बता रहे हैं ये तो लगता है कि बड़ा बड़ा खेला, ऐसा भी खेला जिसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा ऐसा खेला होगा। और जितना सा अभी हमको सौरभ दत्ता ने बताया, वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि और इसके बारे में पता करें। क्या लगता है, क्या मकसद इसके पीछे रहा होगा? नॉट इंडियन सिटीजन इस तरह के लिख करके देने, लोगों में एसआईआर के खिलाफ गुस्सा को भड़काना, इस तरह का कोई मकसद रहा होगा क्या? लाल जी, ये डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जी, और हम सबको, कम से कम सौरभ को इस बात के लिए इस ग्राउंड जीरो पर, वो भी संदेश खाली में पहुंच के ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट ने दी है। मैं कहता हूं कि उसने बंगाल में एक बड़ी अनहोनी से पहले उसने एक पर्दाफाश किया है। जी, हम लोग सौरभ को आज सैल्यूट कर सकते हैं, बेशक, कि एक बड़े झूठ को उसने पर्दाफाश किया है। ये झूठ मैं इसलिए कहता हूं, भास्कर जी भी सुने, कम से कम ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में प्रॉब्लम्स के नाम पे ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने कई जगह कंप्लेंट की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, चुनाव आयोग में भी उनकी टीम एक से पहले मिल चुके थे जी। क्या ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे जो सुनवाई है, उस सुनवाई को बदनाम करने के लिए और उस सुनवाई के पूरी तरह से आप चाहते हैं उस प्रक्रिया को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के लिस्ट बना बना के लोगों के बीच में ले जाएंगे और उसको बताएंगे कि आप सिटीजन नहीं है, तो सोचिए उसका रिएक्शन क्या होगा। बेशक सोचिए उसका रिएक्शन क्या होगा। जो ममता बनर्जी कहते हैं कि कह रही थी, अभी आपने साउंड बाइट सुनाया कि जिसकी 30% आबादी है उसको अगर तुम छेड़ोगे तो सड़क जाम कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या लॉलेसनेस की हालत बना रहे हैं एक स्टेट में चुनाव से पहले। आप एसआईआर के मुद्दे पे बंगाल में चाहते हैं जिस तरह से खून खराबा, उसका ये पहला एग्जाम्पल है जी। सौरभ दत्ता को मैं सैल्यूट इसलिए करूंगा कि उसने एक बड़े झूठ का पर्दाफाश किया है। ग्राउंड जीरो पे पहुंच के अगर ये बात अगर कोई ऐसे कहता तो लोग नहीं मानते, लेकिन उसने बीएलओ से भी बात करके उसे जस्टिफाई किया। हो सकता है वीडियो उस बात की गवाही ना दे, वीडियो उसे ना मिले या उनकी हिम्मत नहीं है, वही ईआरओ होते हैं, और वो बीएलओ कह रहा है कि हमको ईआरओ की तरफ से ये लिस्ट मिली थी। तो आखिर ये साजिश क्या है? ये साजिश का खुलासा ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी एसआईआर पे, क्या कल से इलेक्शन कमीशन को मंडे को आ रही है मिलने के लिए, इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, वो आ रही हैं, जवाब उनसे जरूर पूछा जाएगा और क्या वो तर्क रखेंगी। फिलहाल उसके बारे में भास्कर जी तो हमें बता ही सकते हैं। भास्कर जी, ये क्या चल रहा है भास्कर जी?
एक तो देखिए कि जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट का खुलासा हमारे संवाददाता ने किया है, उसके मकसद के तौर पर पहली बार में तो यही समझ में आ रहा है कि लोगों को भड़काना। ठीक, एक तरफ इसको रख लीजिए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, राज्य की गृह मंत्री बयान दे रही हैं कि जो भड़क गया तो वो क्योंकि 30% या कितना प्रतिशत है तो वो तो रोड ब्लॉक करेगा ही। ये मतलब पूरे दोनों चीजों को जोड़ करके देखें तो बड़ी विस्फोटक स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश हो रही है विधानसभा चुनाव से पहले। आप लोगों का सोच मैं देख रहा हूं, आपका संवाददाता जो है उनका भी सोच बदल गया है, क्योंकि मालिक बदल गया है, उनका काम करने का जगह बदल गया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए आप लोग जो मीडिया में जो कह रहे हैं ना, आपका सोच गलत हो रहा है, क्योंकि आपका सोच जो है वो बाकी लोगों का सोच नहीं है। मैं दावा के साथ मैं कह रहा हूं, देखिए पूरा देश में या बंगाल में ही कहिए, एसआईआर को लेके जितना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हैरानी हो रहा है। 100 साल पुराना, 100 साल से अधिक उम्र के आदमियों को एसआईआर का नोटिस मिल रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से एक वर्ड, एक लेटर इधर उधर है, फिर उसको बुलावा हो रहा है। वीडियो को भी, वीडियो उनका भी उनके पास भी वो चला गया। तो और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसमें साथ नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। और बीजेपी का जो प्रचार जो है, तो आप भी बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से ही होता होगा कि ये जो है ये नागरिकता और साफ सुथरा जो नागरिक नहीं है उसको हटाना, उसको तय करना। आप सवाल को घुमा रहे हैं, गलत बात है। सवाल को घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फोकस रहिए जरा सा। आपने कहा हमारी सोच बदल गई है, मुझे जरा बताइए सौरभ दत्ता ने जिस बीएलओ से बात की उसकी सोच बदल गई है, जो अभी वीडियो वहां पर फोन नहीं उठा रहे हैं उनकी सोच बदल गई है, किनकी सोच बदल गई है बताइए भास्कर जी। हाँ, सोच बदलने का मैं बोल रहा हूँ कि एसआईआर को लेके जो आप जो बोल रहे हैं, एसआईआर एक प्रॉब्लम है कि नहीं है, पहले बताइए। आज ये भी तय नहीं हुआ कि 14 तारीख के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा कि नहीं होगा। आप नहीं कह सकते दावा के साथ कि हाँ 14 फरवरी को फिर लिस्ट निकल जाएगा, फाइनल लिस्ट। कहां से निकलेगा जब आपके बड़े बड़े और महंगे वकील बार बार टालने की अपील सुप्रीम कोर्ट में खुद करते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोगों को कहने का बाद ही सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डायरेक्शंस दिया है इलेक्शन कमीशन को, ये लो, ये करो, वो करो, क्लास 10 परीक्षा का वो सर्टिफिकेट लो, उसको भी मान्यता दो, ये सब हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों का प्रोसेस अगर ठीक है, क्या आज कह सकते हैं कि पूरा जांच कंप्लीट करके 14 तारीख फरवरी महीने में जैसे पहले बोला गया था कि आप पूरा लिस्ट निकाल पाएंगे? आप क्या चाहते हैं, जल्दी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाए या देर हो? हम क्या चाहते हैं, हम चाहते नहीं, हम का चाहने से नहीं, आप लोग दावा किया था। नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी अलग तरह की हो रही है। हम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी टालने की हो रही है। नहीं, जो लोग वोटर हैं उन लोगों को भी नोटिस मिल रहा है। आपको मालूम है कितने सारे लोगों को नोटिस मिला है, और 5 लाख लोगों को जांच करके इतना कम दिनों में कैसे ये खत्म कर पाइएगा? घुमा रहे हैं, सीधी जवाब नहीं दे रहे मेरे सवालों का। सीधा जवाब नहीं दे रहे आप। एसआईआर को लेके आप जो बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि क्या क्या बड़ा खेला चल रहा है और उस खेला को किस तरह से जोड़ा जाए मुख्यमंत्री के बयान से कि 30% जिसकी आबादी हो जाए वो कुछ भी कर देगा, वो रोड ब्लॉक करे, वो कुछ भी करे। ये भी आपका जो एनालिसिस है ऐसे बोले नहीं, ये क्या बोले हैं आप, चुन के आदिवासियों को घुमाइए, खूब जलेबी बना रहे हैं आप, खूब जलेबी बना रहे हैं भास्कर दादा, खूब बना रहे हैं आप। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ, लौटता हूँ। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ, ये जानबूझ के बीजेपी जो कह रहे हैं उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन कार्य कर रहे हैं। ठीक, बीजेपी के पास ही चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ये इतना बड़ा खेला निपटिएगा कैसे? एक के बाद एक नए, मतलब जिसे कहते हैं ना, वहां जबरदस्त इनोवेशन और स्टार्टअप हो रहा है खेला के मामले में, कैसे निपटिएगा कौशल जी? ये नया खेला का भंडाफोड़ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने किया है। लालचंद जी, आप लोग मीडिया के माध्यम से सच्चाई को सामने रखते रहिए। खेला से निपटने के लिए बंगाल की जनता ही काफी है, वही दिखा देगी कि हम कैसे खेला से निपटते हैं। खेला तो सिर्फ एक ही हो रहा है, ममता बनर्जी जी अल्पसंख्यकों के वोट यानी मुसलमानों को वोट को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो जो 30% की बात कर रही हैं उसकी बात कर रही हैं,
मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दीनापुर और 24 परगना में जो मुसलमानों की आबादी 23% बढ़ी है पिछले 10 सालों में, 23%, और हिंदुओं की आबादी 1% घटी है। अभी इसका आधिकारिक डेटा आप कैसे दे सकते हैं? अरे भैया सब अवेलेबल है, मैं लिख के बोल रहा हूँ, पढ़ के बोल रहा हूँ। हाँ। मैं आप लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैं नोट ही कर रहा था कि मुझे बोलना क्या क्या, क्योंकि भास्कर सिन्हा जी तो कुछ भी बोलेंगे वो सब सही होगा। मैं आंकड़ों की बात करता हूँ। इसके अलावा आंकड़ों के बाद कहां से मिला? हाँ भास्कर दा आ रहा हूँ, पहले इनको पूरी कर लेने दीजिए। लालचंद जी मैं आपको भेजूं, इनको भेज दीजिएगा। हाँ भास्कर दा बाद में, भास्कर दा बाद में, अभी ये पूरी कर लें। अभी कुछ दिन पहले ही लगनजीता चक्रवर्ती जी जो गाना गा रही थी, जागो माँ जागो, उस पे क्या कहा गया था? कहा गया था कि कोई सेकुलर गाना गाओ। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है, और 30% वोट की बात आपने ही दिखाई कि ममता बनर्जी जी खुद कह रही हैं, यानी कि वो कह रही अगर हम डर रहे हैं तो बाकी लोग तो डर के ही रहो, क्योंकि 30% वोट तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की राजनीति अगर वेस्ट बंगाल में चल रही है तो उस वेस्ट बंगाल की जनता को जागना पड़ेगा, उसे आगे आने पड़ेगा। एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं, आजादी के बाद से जाने कितनी बार हो चुकी है, और 2002 के बाद फिर दोबारा हो रही है। कितनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की आंखें उस पे हैं। लेकिन कौशल जी इस बार तो बड़ा बड़ा खेला हो रहा है ना, एसआईआर के प्रति लोगों में गुस्सा होने के बाद वो क्या क्या करें, रोड जाम करें। ये वहां की मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री भी हैं उनका बयान हमने सुनवाया है। जी, मैं अभी जो एक नया सर्टिफिकेट, अब तो वो कुछ दिनों बाद कहेंगे कि बंगाल सिटीजन का सर्टिफिकेट हम देते हैं, तो उसका कोई क्या कर सकता है? इससे सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है कि ममता बनर्जी जी बहुत डरी हुई हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि सत्ता नहीं आएगी, और इसी वजह से वो बौखलाहट में इस तरीके के उल्टे सीधे स्टेप उठा रही हैं जो गैर संवैधानिक। लौटता हूं एक ब्रेक के बाद। हाई कोर्ट ने जाने कितनी बार कहा गया है इनके बारे में। नहीं हमें कहने का मौका दीजिए। हाँ भास्कर जी पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा, बस ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा ना। के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहां पे डिप्लॉय नहीं किया जा रहा। चलिए अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बारे में दे दिया ना आदेश। ठीक है, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, लौटते हैं ब्रेक के बाद। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और हम इस समय ब्रेक से पहले जो चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बड़े बड़े और नए नए खेला के बारे में चर्चा कर रहे थे। सारे लोग जुड़े हुए हैं। भास्कर सिन्हा रॉय जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे कौशल कांत मिश्रा जी का। देखिए मैं अपने वादे के मुताबिक सीधे आप ही के पास आ रहा हूं भास्कर दा, बोलिए। मिश्रा जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो 30% जो आंकड़ा आपको मिला ना, ये कहाँ से मिला? 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, ये 30% आपको मिल गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 294 सीट्स है बंगाल में, 294। हर जगह में क्या 30% है? किसी जगह ये तो आप ये मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना। पूरा कहने दीजिए। पूरा मैं ये कह रहा हूँ कि 30% का जिक्र तो मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनसे पूछिए। अरे सुनिए, ये क्या है? आप लोग बोल रहे हैं ना 30% वोट के लिए, ये वो के लिए 30% वोट मुसलमान लोग 30% हर जगह पे नहीं है। और
हिंदू लोगों का भी वोट नहीं मिलता तो उन्होंने सत्ता पे नहीं आ पाते। ये बात गलत है कि हिंदू लोगों का वोट नहीं मिलता है, मुसलमानों का वोट मिलता है, ये आपका गलतफहमी है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है, देखिए आदिवासी लोग जहाँ है उन लोगों को जानबूझ के SC ST जितने लोगों को नोटिस मिला है, अब देखिएगा SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों को ही ज्यादा नोटिस मिला है और उस एरिया में अच्छा, लोगों को इसका डेटा कहाँ से आया? और वो नॉट इंडियन सिटीजन वाले का वो किनको मिला है? नॉट इंडियन सिटीजन? अरे देखिए नॉर्थ इंडियन सिटीजन क्या मिला नहीं मिला ये अच्छा पता ही नहीं जानकारी नहीं है। सुनिए दादा पल्ला झाड़ रहे, वही तो हमारी आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है दादा, वही तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। बड़ी चालाकी से आ रहा हूँ कौशल जी, आ रहा हूँ। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ दादा, सुनिए दादा, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। आप बड़ी चालाकी से इन चीजों से पल्ला झाड़ रहे हैं और आज हम आपको झाड़ने देंगे नहीं। देखिए सुनिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा सर, ऐसे आपको आपसे जवाब दूंगा। आप हमारे चैनल पे बहुत सम्मानीय गेस्ट हैं, सुन तो लीजिए दादा, सुन तो लीजिए प्लीज। और अभी तो सौरभ को भी दोबारा जोड़ करके बतवाऊंगा पूरा मामला है क्या। दादा सुन लीजिए, आप ही के लिए पार्टी छोड़ के मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात नहीं कर रहा। आप सुन लीजिए दादा, मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। आप पिछले SIR से लेके आप सोचिए, ममता बनर्जी का आपका पहले दिन से SIR का जब अनाउंसमेंट हुआ था तब से लेके आज तक उनका बयान जो है, मैं तो कहता हूं बिहार के टाइम से सीधे है कि SIR को लेके उन लोगों को भड़का के सड़क पे उतारना बिहार के टाइम से जोड़ लीजिए उसको। और वो तब से वो सुप्रीम कोर्ट के कारण आप सोच लीजिए इतने दिन तक कि वो चुप थी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल इसको कंक्लूड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अब ये मामले अब जो है इसमें कोई बंगाल की सरकार को कोई एक्सटेंशन की डेट की नहीं होगी, SIR अपनी प्रक्रिया अपने तय समय में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करना चुनाव आयोग का अधिकार है। ठीक। अब आप सोचिए कि नागरिकता को लेकर जब आप बार बार कंफ्यूजन लोगों में पैदा करते हैं, चुनाव आयोग क्या कभी इस बात को कहा है पब्लिक डोमेन में कि नागरिकता टेस्ट करना, नागरिकता का सही जांच करना उनका काम है? चुनाव आयोग का काम है मतदाता शुद्धिकरण का। बिल्कुल, वो लिस्ट बना रही है और उस लिस्ट में आप इतना झोल पैदा किए हुए हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे की जो कार्रवाई सुनवाई है उसको लेके भी आप आए हैं। आप चुनाव आयोग में अभी आपके अभिषेक बनर्जी आके मिले हैं अपने पूरे टीम के साथ और आके उसके बाद चुनाव आयोग को वहां गाली दे रहे थे। सवाल ये नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और आपके पास कोई मुद्दा इस बार तीसरे टर्म के जाने के में आपका जो एंटी इनकम्बेंसी का लोड है तो आप वायलेंस कराना चाहते हैं और उसी कोशिश के तहत आपकी जो आप ये जो कर रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे आप बुजुर्ग महिलाओं को जबरदस्ती आप ला रहे हैं सुनवाई में, जिनको जबकि इलेक्शन कमीशन की मनाही है कि कोई बुजुर्ग आदमी को आना नहीं चाहिए, उनके घर पर जाएगा। आप उसके बाद भी उसको ला रहे हैं और दुनिया में मीडिया में फोटो दिखा रहे हैं कि देखो 90 साल के लोगों को सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ रहा है, 80 साल के प्रूव करना पड़ रहा है। भाई चुनाव आयोग आपका भी है जी, और आप एक संवैधानिक संस्था को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। यही बात सौरभ दत्ता ने सौरभ को मैं शामिल कर रहा हूं, कम से कम खबरदार किया है। पूरे मीडिया को इस खबर को देखना चाहिए। भास्कर आऊंगा लेकिन पहले सौरभ को शामिल करता हूं। सौरभ जरा एक बार फिर से बता दीजिए भास्कर को कि ये जो खेला है डर की राजनीति वाला, ये खेला है क्या और वो क्या लिखा गया था कि नॉर्थ इंडियन सिटीजन? देखिए 2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। पहला ये है कि BLO का जो बयान है उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि AERO ने उनको बताया कि एक एजेंसी के द्वारा वो कंप्लेन आया है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ममता सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में किस AERO में इतना दम है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऑर्डर नहीं आया, कमीशन का कोई ऑर्डर नहीं आया, एजेंसी का ऑर्डर ले रहे हैं। ये एजेंसी कौन है जिसका ऑर्डर देना पड़ रहा है AERO को? जिस एजेंसी के कंप्लेन को संज्ञान ले रहे हैं AERO, यहीं पे मैं बोल रहा था कि फॉर्म 7 कमीशन के रूल्स के तहत ऑपोजिशन वाले अपना याचिका देने गए थे तो सब AERO कह रहे थे कि ऊपर आला का ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे इस AERO ने, अगर BLO सही है
तो इस ARO अनुपम सिन्हा ने कौन सी एजेंसी से ये इंस्ट्रक्शन लिया, वो एजेंसी का नाम क्या है? तो बंगाल के राजनीति में एजेंसी भी एक मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि नौशाद सिद्दीकी का बयान वो भी गौर करने वाला है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है, जब ये लिस्ट वहां पे पब्लिश हुआ उसके बाद ही घर घर जाके वो बोल रही है कि चलिए प्रोटेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ना किसी तरह से लोगों में भड़काने की बात। और बंगाली शब्द में कहूं ना सौरभ दत्ता, तो आप इस मामले को खोद करके इसके अंदर ढुकना जारी रखिए, और मुझे लगता है कि आप ढुक करके बहुत कुछ उसके अंदर से निकाल लेंगे। विनोद जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? विनोद जी जोड़िए, उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे अभी जो सुनवाई चल रही थी उसमें ममता बनर्जी के ही वकील थे कपिल सिब्बल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कार्रवाई में जिनके नाम की पूरी लिस्ट लगेगी और वो ब्लॉक लेवल तक लगेगी। अरे आपके नेता अभिषेक बनर्जी से लेके ममता बनर्जी सबने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया था। बिल्कुल। और आप फर्जी चिपका रहे हैं नॉट इंडियन सिटीजन का। ये अपराध है सर। इलेक्शन कमीशन तो ड्राफ्ट लिस्ट के अभी उसको सुनवाई के बाद ब्लॉक लेवल तक चिपकाने जा रहा है। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि उसका नागरिकता तय करने का काम नहीं है, उसके हवाले से नॉट इंडियन सिटीजन, ये क्या खेला है भास्कर जी? नहीं, देखिए कौन एजेंसी क्या बोला इससे मैं जानता नहीं हूँ। मैं अच्छा, आप फिर वहां से पल्ला झाड़ रहे हैं? ठीक है, सुनिए, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वहां से। ये है कि आपके पास अगर नोटिस मिल जाए तो आपको अपना क्या प्रमाण करना पड़ेगा? कि नागरिकता ही प्रमाण करना पड़ेगा? क्या चाहते हैं आप? आप तो जिसके पास ही नोटिस भेज रहे हैं वो बोल रहा है वो भारतीय नहीं है, नागरिक नहीं है, रोहिंग्या है, ये है, फलाना है, बांग्लादेशी है। कहने का मतलब यह है कि आप बांग्लादेशी है, क्या बांग्लादेशी नहीं है, भारतीय है, क्या है, नहीं है, इसके साथ ये नोटिस का क्या संबंध है? पहला बात यह कि आपका नाम में कुछ है। अच्छा, एक आदमी का 6 लड़का है, तो उसको नोटिस मिल गया, तुम 6 लड़का काहे पैदा कर दिया? कौशल जी का काउंटर, तो ये इसका जवाब दीजिए। कौशल जी, आपका जवाब क्या नोटिस मिलेगा, काहे मुड़ी रहेगा? कौशल जी का जवाब। अरे भास्कर साहब, आपने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला नॉर्थ इंडियन सिटीजन सर्टिफिकेट। मैं तो बार ये तो दूसरी बार भी तीसरी बार में भी नहीं बोला। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं है। अब आप बात हमें जानकारी नहीं है। सुनिए तो, हुआ कि नहीं हुआ है मालूम नहीं। अरे सुनिए भास्कर साहब, याद है आपको जब CA की एजिटेशन चल रही थी, उसमें बांग्लादेश से आए हुए मतुआ और नाम शूद्र समुदाय के लोग जब एजिटेशन कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो दीदी ने क्या कहा था? इनका था, अरे आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो भारत के नागरिक हैं। और ये कह के उतने बड़े नागरिक आज तक सिटीजनशिप नहीं दे पाए। आज तक उन्होंने CA के थ्रू वोट दिया, क्या क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि वो वोट बैंक उनका नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया। और एक बार फिर से सौरभ को पूरा साधुवाद, जिस तरह से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सौरभ लेकर आए हैं। और मुझे लगता है इस मामले के तह तक बंगाली शब्द में कहूं तो सौरभ ढूंढना जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए, भास्कर दा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कौशल जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब हम जो रुख करेंगे वो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। वो खबर है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा, लेकिन उसकी वो खबर जो है वो अजीत पवार के निधन के बाद क्या होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज।
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार का निधन हो गया है। डिप्टी सीएम थे और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होने वाला है? एनसीपी को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। अब क्या स्वर्गीय अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ले सकती हैं? सुनेत्रा पवार कौन कौन सी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं? और इस बीच एनसीपी के दोनों गुट जो हैं उनके आपस में विलय की भी चर्चा है। तो क्या पूरा पवार परिवार एक बार फिर से एक मंच पर आ सकता है क्या? इस बीच जैसा आप जानते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक मजबूत और भरोसे का साथी खो दिया है। तो यह भी बात है कि महाराष्ट्र सरकार में अब अजीत पवार की जगह कौन ले सकते हैं? वो वित्त मंत्री भी थे, वो उप मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े नाम थे। अजीत पवार दादा के नाम से जाने जाते थे अपने समर्थकों के बीच में। तो अजीत पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के जो दोनों ही गुट हैं उनको एक करने पर भी चर्चा चल रही है। इस पर एनसीपी एससीपी यानी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज जो सब जब चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनीत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में, और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब ये एक बात आगे बढ़ेगी। बयानों से बहुत कुछ संकेत तो मिल रहा है। ये बात सही है कि ये समय अभी नहीं है, लेकिन यह है कि जिंदगी भी है कि वो रुकती नहीं और जिंदगी चलती रहती है। राम कदम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री के बारे में कि उप मुख्यमंत्री की जगह अब कौन ले सकता है, जरा उनको भी सुनिए। स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी का अचानक जाना ये केवल उनके राजनीतिक दल की नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब अगला उप मुख्यमंत्री उनके दल से कौन होगा ये उनके दल का निजी फैसला है, पर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है। वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है, और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा। क्या कुछ हो सकता है, क्या चर्चा है, इसी पर बात करने के लिए शिशिर शेलार मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिशिर, ये बात सही है कि देखिए शोक का समय है अजीत पवार के नहीं रहने के बाद, लेकिन ये बात भी सही है कि जिंदगी रुकती नहीं, ठीक है, और राजनीति में भी जगह खाली रहती नहीं।
जो जिम्मेदारी अजीत पवार संभाल रहे थे, एक तो चर्चा है कि अब वो जिम्मेदारी कौन कितनी सी ले सकते हैं, सुनेत्रा पवार जी कितना ले सकती हैं। दूसरी चर्चा ये भी है कि क्या दोनों गुट एक बार फिर से एक हो सकते हैं। मुंबई में इस चीज को लेकर आपको क्या कुछ चर्चा नेताओं से बात करके लग रही है? और बिल्कुल देखिए, कल रात से ही जो है मुंबई में इसके बारे में जो है गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। हमने देखा कि किस प्रकार से आज दोपहर को जो है एनसीपी अजित पवार पार्टी के जो नेता है प्रफुल्ल पटेल हो या फिर उनके प्रदेशाध्यक्ष अगर बात करें तो वो हो, छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे हो, धनंजय मुंडे हो, ये सभी नेता जो है आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन 1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली है मुंबई में मुख्यमंत्री आवास पर। और उसके बाद जो है जब प्रफुल्ल पटेल उस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जो इच्छा सबके मन में है, जो विधायक है उनके मन में है, वही इच्छा उनके मन में भी है, लेकिन ये पार्टी स्ट्रक्चर है, पार्टी इसके बारे में जो है डिस्कशन करेगी। ये पार्टी जो है सुनेत्रा पवार, उनकी पवार फैमिली के साथ भी डिस्कशन करेगी और इसके बाद जो है किसी निर्णय पे आ सकते हैं। उन्होंने और एक बात कही, उन्होंने एक बात ये भी कही कि कुछ रिक्त जगह है वो भरना जरूरी है जी। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से अजित पवार हालांकि पार्टी के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन सरकार में अगर उनका ओहदा देखा जाए तो वित्त मंत्री थे, राज्य शुल्क उत्पाद मंत्री थे, साथ ही साथ खेल मंत्री थे। ये ऐसे प्रमुख ओहदे है सरकार में जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आने वाली 23 फरवरी को महाराष्ट्र में जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है ये पोर्टफोलियोज जो है उस पर नियुक्ति होनी काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। हालांकि अब तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो ये पोर्टफोलियोज अजित पवार के पास थे वो शरद पवार मतलब अजित पवार पार्टी के पास बरकरार रहे, इस प्रकार की मांग भी जो है मुख्यमंत्री के पास की गई है। तो ये प्रमुख आज की अगर बात कहे तो मीटिंग की दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त ये माहौल नहीं है कि किस प्रकार से जो है निर्णय लिया जाए उप मुख्यमंत्री पद का। उन्होंने किसी भी का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि मीटिंग में सुनेत्रा पवार जी का नाम नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक अगर जहाँ क्लू तो जरूर दिया है कि सबके मन में जो नाम है वही नाम उनके मन में भी है, लेकिन एक प्रक्रिया के जरिए इस पर जो है चर्चा की जाएगी पार्टी में और उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उससे पहले हमने देखा कि जो दोनों पार्टी के अगर बात करें शरद पवार पार्टी और अजित पवार पार्टी की जो नेता है उन कुछ नेताओं के द्वारा जो बयान दिया गया उसमें सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया है कि सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री पद का जो कार्यभार है वो संभाले। इस वक्त मौजूदा में सुनेत्रा पवार जो है सांसद भी है, तो ऐसे में अब निर्णय जो है पार्टी और साथ ही साथ पवार फैमिली को मिल बैठकर लेना है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो है हालांकि वक्त राजनीति में काफी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हम देखा जाएंगे कि अगले 2-4 दिनों में जो इस पर चर्चा की जाएगी। पवार फैमिली के साथ जो वरिष्ठ नेता है एनसीपी पार्टी के, चर्चा करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बजट सत्र आने वाला है, उससे पहले तो फैसला लेना ही पड़ेगा, लेकिन फैसले में 2-4 दिन अभी लग सकते हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका, आगे हम इस खबर पर आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां से एक चिंताजनक खबर आई है। चिंताजनक खबर यह है कि फ्रीबी का दौर जो है तेलंगाना में, उसमें मिड डे मील में बासी खाना परोस दिया गया। पहले रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की एक बड़ी घटना सामने आई है। गंभीर घटना है। खर्च कम करने के प्रयास में नारायण खेड़ा मंडल के वेंकटपुर गांव में एक मंडल परिषद के प्राथमिक विद्यालय में कथित तौर पर एक निजी समारोह का बचा हुआ भोजन दोपहर के भोजन के तौर पर परोस दिया गया बच्चों के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को 22 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 2 दर्जन से के आसपास छात्रों और उनके अभिभावकों के अनुसार स्कूल में दोपहर के भोजन के कर्मचारियों ने बुधवार को आयोजित एक निजी समारोह से बचे हुए सांभर और करी को इकट्ठा किया। बताया जाता है कि भोजन को एक दिन बाद दोबारा गर्म करके दोपहर के भोजन के दौरान छात्रों को परोस दिया गया। तो स्कूल में उपस्थित 42 छात्रों में से करीब 2 दर्जन भोजन करने के तुरंत बाद बीमार पड़ गए। प्रभावित छात्रों को उल्टी होने लगी, पेट में तेज दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। गुरुवार को एक बयान में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में मध्याह्न भोजन तैयार करने की निगरानी में कमी के लिए प्रधानाध्यापक काशीनाथ को कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मिड डे मील में इस तरह की शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो विपक्ष का उधर आरोप है कि रेवंत रेड्डी सरकार बार बार आर्थिक तंगी का रोना रोती रहती है, लेकिन अपने मंत्री अजहरुद्दीन के सरकारी बंगले के रेनोवेशन के लिए 76 लाख रुपए सैंक्शन कर देती है। अब जानकार मान रहे हैं कि फ्रीबी की असीमित खर्चे ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर ग्रहण लगा दिया है।
तो जिस तरह की ये घटना है वाकई बहुत चिंताजनक है, और ये बात भी कि क्या जो फंड की कमी है उसके चलते इस तरह का किया गया। और अगर फंड की कमी की बात आती है तब तो फिर कई सवाल उठते हैं कि फंड जा कहां रहा है। फंड अजहरुद्दीन के घर के रेनोवेशन पर खर्च हो रहा है क्या? और दूसरी बात ये कि जो फ्रीबी की योजनाएं हैं, लंबे चौड़े वादे करके सरकार, पार्टियां सरकार में आ जाती हैं और उसके बाद इस तरह की घटना घटती है। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता से, सुनेत्रा, माफ कीजिएगा, सुरेखा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं तेलंगाना से, हैदराबाद से। सुरेखा, ये बताइए कि ये पूरा घटना क्या है और अभी बच्चों की स्थिति क्या है? क्या इसमें इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई गई कि एक दिन बाद उस बचे हुए खाने को, कहीं दूसरी जगह के खाने को एक दिन बाद परोसा गया? जी हाँ, बच्चों की तबीयत जो है अभी बेहतर है, और जो महिला थी जिन्होंने नागमणि, जिन्होंने ये पूरे कह सकते हैं कि जो बाहर का खाना था उसे इन बच्चों को खिलाया था जिसकी वजह से बीमार पड़े थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। करीब 1.5-2 साल से इस तरीके से कई मामले लगातार जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूल हो या फिर जो सरकारी हॉस्टल है वहां पर भी इस तरीके के खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है कई बच्चे बीमार पड़े। एक ऐसी घटना भी थी जिसमें एक लड़की की मौत भी हो गई थी। तो इस तरीके से घटनाएं कई हो रही है, और हर बार जो है विपक्ष इनको आड़े हाथों लेने की कोशिश और कई बार की है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। और बीआरएस जाहिर तौर पर अपने वक्त में इस तरीके के, कभी भी इस तरीके के हादसे नहीं हुए, खासकर बच्चों के साथ, उनके खाने के साथ लापरवाही कभी हमारी सरकार ने नहीं की। इस तरीके के आरोप जो है बीआरएस की तरफ से भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश में करते सुरेखा, हुए इसमें एक और बड़ा सवाल जुड़ रहा है करके, सुरेखा, एक सवाल और बड़ा इसमें आकर के जुड़ रहा है। वो सवाल है कि फ्रीबी का मॉडल, ठीक है, फ्रीबी की सियासत में आप सब कुछ कर देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ अभी कुछ ही दिन पहले की बात है ना, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ा लिया था तेलंगाना सरकार ने, उसका प्रस्ताव पारित किया है। और दूसरी तरफ विपक्ष को यह भी हमला बोलने का आरोप है कि आप तो अजहरुद्दीन के घर में 76 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पर जो है जब बात फ्रीबीज की आती है तो बहुत सारा पैसा उन चीजों के लिए भी खर्चा होता है, और खासकर क्योंकि अभी रेवंत रेड्डी ने कुछ महीने पहले जो है अपने मंत्रीगण से भी ये कहा था कि मंत्री खुद भी वहां पर जितने भी जो सरकारी स्कूल है, करीब 24,000 सरकारी स्कूल है, ये रेवंत रेड्डी की तरफ से कहा गया था। और उन्होंने कहा कि जब इतने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो मंत्री जो है लगातार, या फिर कलेक्टर हो, लगातार उन बच्चों के जो स्कूल में जाए और उन बच्चों के साथ खाना खाए, ताकि जो विश्वास है उनके माता पिता के अंदर भी बढ़ता रहे कि सरकार में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती है, जाहिर तौर पर जो है लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिखती है। और खासकर बच्चों के स्कूल में या तो आप खाना ना दे तो भी ठीक है, कम से कम बच्चे के माँ बाप जो है कुछ भी रूखी सूखी जो भी है वो अपने घर का बना लेकर आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो मिड डे मील की बात हो जाए या फिर सरकारी स्कूलों में जो खाने देने की बात हो जाए, उस वक्त में अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनके माता पिता के लिए भी 76 लाख खर्च करने के पीछे सरकार का क्या तर्क है, सुरेखा? जी देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब रेनोवेशन हो रहा है, करीब 15 साल पुराना ये बंगला है और खाली रहा है कई सालों से, तो वहां पर रेनोवेशन को लेकर जो है खर्चा बढ़ रहा है, चाहे वो फॉल सीलिंग की बात हो, वाटर प्रूफिंग की बात हो, तो इत्यादि ये बहुत से काम है जहां पर काम होना था। और इसीलिए ये खर्चा जो है इस तरीके से जीओ एक ऑर्डर किया गया है जिसमें इतने पैसे जो है उस घर के रेनोवेशन के लिए खर्च आएंगे, ये आकलन लगाते हुए ही जो है ये बिल एक तरीके से कह सकते हैं इतने लाखों रुपए खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस 76 लाख में ना जाने कितने बच्चों को मिड डे मील, बढ़िया मील मिल जाता और बच्चों को बीमार ना होना पड़ता, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। शुक्रिया फिलहाल सुरेखा जोड़ने के लिए आपका इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।